रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी, एपिसोड 29। मैं मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी अभी नीचे से सिक्योरिटी की तरफ से कॉल आया हुआ है। उसने कहा, जहां तक मुझे लगता है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मिस मल्होत्रा के लिए नीचे फूलों का समुद्र आया हुआ है। क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम ठीक से सुन नहीं पाए हो। क्या तुमने कहा फूलों का समुद्र? ईशानी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मैम आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्या आप चाहती है कि मैं उन्हें ऊपर ले आऊं? मिशा ने ईशानी से पूछते हुए कहा। ईशानी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मिशा के बाद का क्या जवाब दे। फूल कहीं रेयांश ने तो नहीं भिजवाए? यही सब सोचते हुए ईशानी अपनी जगह से उठी और उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद नीचे जाकर उन्हें देखकर आती हूँ। ईशानी को अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी और जो कुछ भी ईशानी ने देखा उसे देखकर वह बहुत ज्यादा चौंक गई। लिली के फूल, ऐसा लग रहा था कि मानो लिली के फूलों की बाढ़ आ गई हो। ईशानी के अपार्टमेंट की बिल्डिंग की लॉबी में रंग बिरंगी लिली के फूल रखे हुए थे। उन्हें बेहद खूबसूरती के साथ एक दिल के शेप में रखा गया था। इसके अलावा उन्हें एक 2 फीट लंबे स्टैंड से सपोर्ट किया गया था। उन लिली के फूलों में से बहुत ही मीठी खुशबू आ रही थी। जैसे ही ईशानी ने लिफ्ट के बाहर निकलते ही एक कदम बाहर रखा, लिली के फूलों की तेज सुगंध से मानो ईशानी की नाक पर हमला ही हो गया हो। ईशानी ने तुरंत अपनी नाक को कवर किया और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। ईशानी अचानक से फूलों के पीछे से रेयांश मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और ईशानी के पास आकर बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लीले के फूल लाया हूँ, क्या तुम्हें ये अच्छे लगे? ईशानी ने रेयांश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने को गुस्से से देखते हुए उन लिली के फूलों को बाहर फेंकने के लिए इशारा किया। किसी भी तरह ईशानी खुश नजर नहीं आ रही थी। यू इडियट, ईशानी ने चिढ़ते हुए रेयांश से कहा। इस समय ईशानी का चेहरा गुस्से से लाल था। ईशानी ने रेयांश को डांटते हुए कहा, लिली के फूल इजहार करने के लिए नहीं होते। लिली के फूल किसी के मरने के बाद दिए जाते हैं। क्या तुम यहाँ पर मुझे किसी तरह का कर्ज देने आए हो? मगर जरा इनकी तरफ देखो तो, ये कितनी खूबसूरत है और मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। रेयांश ने ईशानी के बात का जवाब देते हुए कहा। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि लिली के फूलों को किसी के मरने पर दिया जाता है। इसीलिए रेयांश ने ईशानी से कहा, मुझे माफ कर देना, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आए तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हारे लिए दूसरे फ्रेश फूल भेज देता हूँ। मैं अभी जीविका को कॉल करता हूँ। और ईशानी ने रेयांश के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाकर से रोका। रेयांश, क्या है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसा कहते हुए ईशानी की आंखों में से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम फूलों की वजह से रो रही हो? मैं नहीं जानता था कि तुम्हें ये फूल अच्छे नहीं लगते। मैं अभी सिक्योरिटी से कहकर इन सारी फूलों को बाहर करवा देता हूँ। इडियट, मुझे किसी भी खुशबूदार फूलों से एलर्जी है, जैसे कि लिली। क्या तुम्हें याद नहीं? ईशानी ने रेयांश के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। मैं रेयांश की गहरी सोच में पड़ गया और अचानक से उसे याद आया कि जब ईशानी छोटी थी तो उसे फूल बिल्कुल पसंद नहीं थी। दरअसल उसे किसी भी खुशबूदार चीज से जिसकी खुशबू बेहद तेज हो, उसे एलर्जी थी, और लिली जैसे फूलों की खुशबू बेहद तेज होती है। रेयांश ने इस भारी गलती के लिए तुरंत खुद को कोसना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने ईशानी से कहा, ईशानी क्या तुम ठीक हो? जब रेयांश ईशानी से ये सब पूछ रहा था तो उसने देखा कि ईशानी की आंखें बंद थी और वो अपने माथे पर मसाज कर रही थी। बेवकूफ कहीं का, ईशानी खुद से ही बड़बड़ा रही थी और धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग उड़ रहा था। ईशानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखने की कोशिश की। मुझे हॉस्पिटल मत लेकर जाना, किसी तरह ईशानी ने अपनी बात कही और उसके बाद वो बिल्कुल किसी बेजान गुड़िया की तरह रेयांश की बाहों में गिर गई। ईशानी की ऐसी हालत देखकर रेयांश को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। रेयांश के चेहरे पर बेहद गुस्से वाले भाव थे। जब उसने देखा कि डॉक्टर रेयांश की बात का जवाब देने के बजाय ईशानी के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखने में बीजेड है, तो रेयांश ने उनसे पूछा, आखिर ईशानी को हुआ क्या है? मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, उन्हें ज्यादा खाने और ज्यादा सोने की जरूरत है। डॉक्टर ने रेयांश को एक प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हुए कहा। रेयांश ने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया और मिशा को पकड़ा दिया और उसके एलर्जी किया। क्या वो लिली के फूलों की खुशबू की वजह से बेहोश हुई थी? रेयांश ने घबराते हुए पूछा। ऐसा पूछते हुए उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रेयांश का मन कर रहा था कि वो तुरंत अपने आप को थप्पड़ मारकर इसकी सजा दी।
उस ईशानी को प्रपोज करने के आइडिया से इतना ज्यादा खुश था कि उसके दिमाग से एकदम ये बात निकल गई कि ईशानी को किसी भी खुशबूदार जीत से नफरत है। आखिर वो ये भूल कैसे सकता था? हो सकता है फूलों की स्मेल की वजह से उनका बेहोश होना ट्रिगर हो गया हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है। डॉक्टर ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा। ईशानी इस समय बेड पर बड़ा आराम से सो रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उनकी आंखों के नीचे जो आई बैग्स है उन्हें देखकर ही मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि वो पिछले कुछ हफ्तों से ठीक से सो नहीं रही है। उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की स्ट्रांग स्मेल से एलर्जी है तो हो सकता है कि फूलों की खुशबू के कई टाक में आते ही उनका सर दर्द शुरू हुआ हो और फिर वो बेहोश हो गई हो। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने फिजिकली अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है और यही वजह है कि मामूली फूलों की खुशबू से भी वो खुद को संभाल नहीं पाए और तुरंत बेहोश हो गई। उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा विटामिन वाली चीजें खिलाएं और इन्हें बार बार याद दिलाते रहिए। कितने अच्छे से खाना खाना है, डॉक्टर ने अपनी इंस्ट्रक्शंस को और एड ऑन करते हुए कहा। इसके बाद डॉक्टर ने रेयांश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? मिस्टर महेश्वरी, वो डॉक्टर कई सालों से रेयांश का पर्सनल डॉक्टर था और ये पहली बार हुआ था कि उसने रेयांश को किसी औरत के लिए इतना ज्यादा परेशान देखा था। वो डॉक्टर बड़े आश्चर्य से ईशानी की तरफ देख रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर वो है कौन। ये जल्दी मेरी वाइफ बनने वाली है। रेयांश ने इस बात का इतनी जल्दी जवाब दिया कि मिशा और डॉक्टर दोनों ही रेयांश की तरफ सरप्राइज होकर देखने लगी। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा खिलाए। किसी से कहिए कि इनके लिए हेल्थी खाना बनाए, हो सके तो अकेले मत खाने दीजिए, आप लोग इनके साथ खाना खाए। डॉक्टर ने रेयांश की जिंदगी और उसके दिल में ईशानी की अहमियत को समझते हुए कहा। रेयांश ने हाँ में सिर हिलाते हुए डॉक्टर की बात का जवाब दिया और डॉक्टर की बातों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया। जाहिर सी बात है, अगर रेयांश का बस चलता तो वो न सिर्फ ईशानी के लिए खाना बनाता, उसके साथ बैठकर खाना खाता, बल्कि हर समय उसके साथ रहता। डॉक्टर को जो कुछ भी कहना था वो कहकर वहां से तुरंत निकल गया और निकलने के साथ ही उसने रेयांश को गुड बाय भी कहा। मिशा भी उसी रूम में थी। वो रेयांश की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी और उसे देखते ही मिशा ने रेयांश से कहा, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको भी यहाँ से जाना चाहिए। मिस मल्होत्रा एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। उन्हें एक अनजान आदमी को अपने कमरे में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, खासकर जब उन्हें पता चलेगा कि वो अनजान आदमी खुद को उनका फ्यूचर हस्बैंड बता रहा है। मिशा ने रेयांश को चेतावनी देते हुए कहा। साथ ही उसने चुपके से कनक को भी मैसेज कर दिया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, रेयांश ने बोल मिशा की बात का जवाब देते हुए कहा। तुम, मिशा ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आगे कहा, तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? और तुम बार बार खुद को मैडम का फ्यूचर हस्बैंड क्यों कहते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा नाम सुनकर मैं डर जाऊंगी? तुम अभी ये रूम छोड़कर चले जाओ और मैडम का नाम खराब करने की या उन्हें बदनाम करने की कोशिश मत करो, मिशा ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसा कहते हुए वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। ईशानी को हर मुसीबत से बचाने के लिए उसकी नानी ने ही अपॉइंट किया था। उन्होंने मिशा को हर समय ईशानी का ख्याल रखने के लिए कहा था। जब तक मिशा ईशानी के साथ है, ईशानी की नानी को ईशानी की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मिशा मरते दम तक ईशानी का अच्छी तरह ख्याल रखेगी। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक ईशानी पूरी तरह होश में आकर उठ नहीं जाती है, रेयांश ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ऐसा कहते हुए वह एक गुस्से भरी नजर से मिशा की तरफ देख रहा था। इसके बाद उसने मिशा को ऑर्डर देते हुए कहा, तुम जाओ और जाकर वह दवाइयाँ लेकर आओ जो डॉक्टर ने ईशानी के लिए प्रिस्क्राइब की है। चिंता मत करो, मैं ईशानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रेयांश की बातें सुनकर भी मिशा वहां से हिली तक नहीं। आखिर वो ईशानी को किसी अनजान आदमी के साथ छोड़कर कैसे चली जाती? उसने अपने हाथ फोल्ड कर लिए और रेयांश को घूर कर देखने लगी। उस पर रेयांश की बातों का कोई असर नहीं हुआ था। उसने रेयांश को डराते हुए कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ऐसा कहते हुए मिशा ने अपना मोबाइल रेयांश को दिखाया। मिशा और रेयांश आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक वहां पर कनक आ गई। क्या हुआ? ऐसा कहते हुए वो शेफ अली की तरफ भागी। उसकी एलर्जी कभी भी इतनी सीरियस तो नहीं थी। डॉक्टर ने क्या कहा? कनक ने अपने सवालों की झड़ी लगा दी थी और वो कभी अपने सवालों के जवाब के लिए रेयांश को देखती तो कभी मिशा को देखती। कनक को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि रेयांश ईशानी का बॉडीगार्ड है।
मिशा ने जल्दी जल्दी ईशानी की हालत के बारे में कनक को बताया और उसने कनक को ये भी बताया कि रेयांश असल में ईशानी का बॉडीगार्ड नहीं बल्कि महेश्वरी इंडस्ट्रीज का मालिक रेयांश महेश्वरी है। उसने कनक को ये भी बताया कि रेयांश ईशानी को बिल्कुल पसंद नहीं और उसी की वजह से ईशानी की एलर्जी इतनी बढ़ गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये बातें सुनकर कनक एक आह भरकर रह गई। अब जबकि कनक भी आ गई थी, मिशा निश्चिंत होकर कनक के भरोसे ईशानी को छोड़कर दवाएं लेने के लिए जा सकती थी, जिनकी ईशानी को जरूरत थी। मिशा को यकीन था कि कनक के रहते ईशानी बिल्कुल सेफ हाथों में थी। मिशा के जाने के बाद ही कनक रेयांश से बात कर सकती थी। मेरी फ्रेंड को लेकर तुम्हारे क्या इरादे हैं? मिशा के जाते ही कनक ने रेयांश से सीधे सीधे पूछा। ऐसा पूछते हुए कनक के चेहरे पर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन थे। मैं ईशानी को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। मैं ईशानी को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। रेयांश ने सीधे सीधे कनक के सवाल का जवाब दिया। रेयांश को एहसास हो गया था कि मिशा और कनक दोनों ही रेयांश को नापसंद करती थी और वो दोनों की उसे ईशानी के पास देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगर रेयांश को ईशानी की परवाह ना होती तो बेशक उसे ये सिचुएशन बहुत ही अजीब लगती। तुम इतने अमीर और फेमस हो, तुम तो जिस लड़की को चाहो उससे शादी कर सकते हो, तो फिर ईशानी ही क्यों? कनक ने अपना डाउट जताते हुए रेयांश से पूछा। रेयांश ने गहरी सांस लेते हुए कनक की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने 15 साल इंतजार किया है और 15 सालों बाद मैं उसे दोबारा देख पाया हूँ और अब जब वो यहाँ मेरे सामने है तो मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं उसे अब कहीं नहीं जाने दूंगा। वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। कनक ने रेयांश से कहा, आखिर मुझ में ऐसा ना पसंद करने लायक है ही क्या? रेयांश ने कनक से पूछते हुए कहा। उसने जिस तरह अपनी बात कही, कनक को शौक लग गया। ये आदमी बिल्कुल बेशर्म है। कनक ने सोचा कि क्यों ना इसका टेस्ट लेकर देखा जाए। उसने रेयांश को ईशानी की बुराइयां गिनवाना शुरू करने की सोची। अगर कोई आदमी किसी औरत से सच्चा प्यार करता है तो वो उसको उसकी सारी बुराइयों के साथ अपनाएगा। लेकिन ईशानी को तो अपना खाना भी खुद बनाना नहीं आता है। कनक ने कहा, तू उसी खाना बनाने की क्या जरूरत है? इसके लिए मैं हूं ना उसका कुक। मैं उसके लिए रोज अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगा। रेयांश ने कहा, ईशानी को तो ड्राइव करना भी नहीं आता है। कनक ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत लोगों को ड्राइव करना नहीं आता है। मैं उसका ड्राइवर बनूंगा, रेयांश ने जवाब दिया। उसे तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। इसके अलावा उसे कई चीजों से एलर्जी भी है और इसमें कई लोगों की बकवास भी शामिल है। कनक ने बात बढ़ाते हुए कहा, अगर उसे प्यार का मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं। मैं उसे प्यार का सही मतलब समझा लूंगा और इसके अलावा मैं हमेशा उसके साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट भी करूंगा, रेयांश ने कहा। ईशानी के ऊपर उसके अतीत के कई दाग लगे हुए हैं। वो बहुत सारी बातें छुपाती है और अपनी बातें शेयर करने से डरती है। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसे और अच्छे लुक्स के लिए ही दाखिल नहीं होने देगी। कनक ने कहा, मुझे उसके हर दाग से प्यार है। उसके दाग बेहद खूबसूरत है। रेयांश ने बड़ी प्यार से ईशानी की तरफ देखते हुए कहा। ईशानी अभी भी गहरी नींद में थी। इसके बाद रेयांश ने कहा, मैं धीरे धीरे उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं उसके दिल के चारों तरफ बनी दीवारों को पार करके उसे अपना प्यार दिखा सकूं। मैं अपने तरीकों और अपने वर्ड से उसे दिखाऊंगा कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। भले ही ईशानी दागदार हूँ या बेदाग हूँ। वो मुझसे अपनी सीक्रेट शेयर करे या ना करे, मैं उसके लिए बहुत ही पेशेंटली इंतजार करूंगा और मैं तब तक उसका इंतजार करता रहूंगा जब तक वो मुझे पूरी तरह से अपना नहीं लेती है और मुझे अपने बगल में खड़े रहने का हक नहीं दे देती है। रेयांश ने करिका की हर बात का जवाब दे दिया। ये जवाब देते हुए रेयांश की आंखों में सच्चाई और ईशानी के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। कनक की हर बात का रेयांश के पास एक जवाब था। इसीलिए इस बार कनक ने रेयांश की तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए देखा और कहा, मिस्टर महेश्वरी, अंश या जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो और जरा ध्यान से सुनो। मेरी ईशानी को लोगों की जरूरत पड़ना बहुत पहले ही बंद हो गया थी। तुम्हारा स्टेटस है या तुम्हारे जो भी कनेक्शन है, मुझे ये जानकर जरा भी सरप्राइज नहीं होगा कि तुम्हें ईशानी के बारे में सब कुछ बहुत पहले से ही पता था। मेरी ईशानी जिसे मैं जानती हूँ वो एक बहुत स्ट्रांग इंसान है अपनी जिंदगी की। वो खुद ही हीरोइन है, इसीलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि तुम्हें लेकर वह कोई गलत डिसीजन नहीं लेगी और तुम्हारे साथ क्या करना है ये वही डिसाइड करेगी। अब क्योंकि तुम्हारे पास इतने गट्स है कि तुम अपनी फीलिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ आराम से शेयर कर सकते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगी नहीं। अगर तुम सफल रहे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है।
अगर तुम फेल हो गए तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरी दोस्त को कभी भी रुलाने की कोशिश की तो मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूँ। अगर तुमसे अपने प्यार का इजहार करते वक्त ईशानी का दिल टूटा, जरा भी दुख पहुंचाया तो मैं ईशानी के बगल में खड़े होकर सिर्फ उसे चोट लगते हुए नहीं देखूंगी, मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाऊंगी। हालांकि मैं तुम्हारी जितनी अमीर नहीं हूं और ना ही मेरे पास लाखों करोड़ में ग्रेनेड या लॉन्चर्स की सप्लाई मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर तुमने मेरी दोस्त का दिल दुखाने की कोशिश की तो तुम देखना, मेरी दोस्त वो आखिरी औरत होगी जिसका तुमने इस दुनिया या अपनी जिंदगी में कभी दिल दुखाया होगा। तुम समझ गए ना? कनक की इतना सब कुछ बोलने के बाद भी रेयांश वहां पर बड़े आराम से खड़ा हुआ था। कनक को ये देखकर हैरानी हुई कि कनक के इतना सब कुछ बोलने के बाद भी रेयांश को कोई खास फर्क महसूस हुआ। ऐसा लगने ही रहा था, यहाँ तक कि उसने कनक की सारी बातें सुनने के बाद हाँ में सिर हिलाया और उसे एक स्माइल लेते हुए कहा, मुझे खुशी है कि ईशानी के पास तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त है। इसके बाद रेयांश ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ की और मिशा को लौटते हुए देखने लगा। मिशा के हाथों में ईशानी की दवाइयां थी और कमरे से बाहर जाते हुए उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैं ईशानी के लिए थोड़ा सूप बना देता हूँ, इससे उसे ताकत मिलेंगे, और ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। ईशानी के उठते उठते दोपहर हो गई थी। जब ईशानी उठी तो उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। ऐसा लग रहा था कि ईशानी में उठकर बैठ पाने की भी ताकत नहीं बची थी। बड़ी मुश्किल से बैठते हुए उसने क्या किया था ऐसा याद करने की कोशिश की। उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा, बेहोश होने के पहले लास्ट उसने क्या किया था। लेकिन ईशानी के पेट से आती हुई आवाजों ने उसका ध्यान भटका दिया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से ईशानी आह भरते हुए अपने बिस्तर से बाहर निकली और धीरे धीरे कमरे के बाहर जाने लगी। वह बहुत धीरे और कमजोरी के साथ चल रही थी। लड़खड़ाते हुए ईशानी के कदम आगे बढ़ रहे थे। मुझे खुशी हुई कि तुम उठ गई। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा चिकन सूप बनाया है और मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। रेयांश ने ये सब कुछ ईशानी के पीछे खड़े होकर कहा था। इसीलिए जब ईशानी एक भारी आवाज सुनी तो वो एकदम से पीछे मुड़ी। अचानक रेयांश को देखकर वो इतना डर गई कि उसने जोर से अपने चेस्ट पर अपना हाथ मारा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो या उसे बहुत जोर का झटका लगा हो। शायद उसने रेयांश को वहां एक्सेप्ट नहीं किया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? ईशानी ने तुरंत रेयांश से पूछा। ईशानी रेयांश से यही एक सवाल पूछ पूछकर तंग आ चुकी थी। जब भी रेयांश की बात आती ईशानी को घूम फिरकर उसे एक ही सवाल पूछना पड़ता था, लेकिन जैसे ही ईशानी ने देखा कि रेयांश उसे एक परेशान होने वाला लुक दे रहा है, उसने पूछा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम्हें अपनी कंपनी में होना चाहिए और अपनी कंपनी के लोगों को मैनेज करना चाहिए। तुम ही मेरे लोगों ईशानी, इस दुनिया में तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो। रेयांश ने तुरंत ईशानी की बात का जवाब दिया। इसके बाद उसने ईशानी की तरफ गर्म चिकन सूप का बोल बढ़ा दिया और ईशानी से कहने लगा, इतने दिनों से तुम ठीक से खा पी नहीं रही हो और न ही तुम्हारी नींद ठीक से पूरी हो पा रही है। तुम्हारी बॉडी में तुम्हें संभालने की एनर्जी ही नहीं है। क्या तुम खुद को मारने की प्लानिंग कर रही हो? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किसने परमिशन दी कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सको? ईशानी ने तुरंत रेयांश की तरफ देखते हुए कहा। जब ईशानी रेयांश से ये सब कह रही थी तो उसकी नजर उस पिंकअप्रेन पर पड़ी जो रेयांश उस समय ईशानी के सामने पहन कर खड़ा हुआ था। वो एप्रन श्रीशांत की हट्टी कट्टी बॉडी के लिए बहुत छोटा था और उसे ये पहने देखकर ईशानी को बहुत अजीब लग रहा था। ईशानी ने इस बात को छुपाते हुए रेयांश से कहा, सुनो, मुझे तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। रेयांश ने ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा, जितना तुम मुझे खुद से दूर करोगी, मैं उतना ही तुम्हारे पास आता जाऊंगा। ये लोग जल्दी से ये सूप पी लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। रेयांश की बातें सुनकर ईशानी बहुत ही बेबस और लाचार नजर आ रही थी। उसने रेयांश से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? रेयांश ने तुरंत ईशानी की बात का जवाब दे देविका, मुझे लगता है मैं पहले ही तुम्हें क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईशानी ने रेयांश से कहा, तो फिर मुझे बस एक चांस दे दो, मैं तुम्हें खुद से शादी करने के लिए मना लूंगा। रेयांश ने ईशानी से अपनी बात कही। ईशानी ने रेयांश की ये बात सुनकर ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे रेयांश की जिद का विश्वास ही नहीं हो रहा हो। इसके बाद ईशानी ने रेयांश का लाया हुआ सूप पीना शुरू किया और रेयांश से कहा, तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे।
ईशानी को कहीं ना कहीं अच्छी तरह पता था कि वो रेयांश को कुछ भी बुरा भला कह ले तब भी उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला। इसके अलावा अभी वो पूरी तरह से रेयांश के कब्जे में थी और जो रेयांश का स्टेटस था उसकी वजह से वो कानून को अपने हाथ में लेते हुए अपनी तरफ कर सकता था। ईशानी के पास एक भारी मन के साथ ये एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था कि रेयांश उससे काफी ऊपर की पोजीशन पर था, लेकिन ईशानी को इसे बदलने के लिए अभी काफी मेहनत करनी बाकी थी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, रेयांश ने ईशानी की बात का जवाब देते हुए अपना एप्रन उतार दिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम बिजनेस करने के नजरिए से मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो? मैं एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हूँ। अगर हम दोनों मिल जाए तो ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फायदे की ही बात है। इससे हमारी कंपनी को भी बहुत फायदा होगा। इसके अलावा तुम्हें अपनी देखभाल करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तुम्हारी सेक्रेटरी मिशा ने मुझे तुम्हारे खाने पीने के बारे में बताया है। अगर तुम ब्लेंडर में कुछ फल और सब्जियों को मिलाकर उनका जूस निकालकर उसे पीने को खाना समझती हो और ये सोचती हो कि तुम्हें उससे भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुम्हें क्या लगता है कि बस इतना ही ले लेना काफी होता है? अभी हमारी शादी में बहुत टाइम है, इसीलिए तब तक तुम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो। हम दोनों को मिलकर ये जल्द से जल्द करना होगा। रेयांश ने ईशानी को समझाते हुए कहा, तुम दूसरों की लाइफ में कितना ज्यादा नाक घुसाते हो ना? ईशानी ने जवाब में कहा। इसके बाद ईशानी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर तुम्हारी बात में दम तो है। मुझे तुम्हारा ऑफर अच्छा लगा और मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती। ईशानी ने चिकन सूप का एक और चम्मच पीते हुए कहा, तो चलो अभी चलकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। रेयांश ने एक्साइटेड होकर ईशानी से कहा, कैसा सर्टिफिकेट? ईशानी ने रेयांश से शॉक होते हुए पूछा। इसके बाद ईशानी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा मतलब था तुम जो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे तो अब मैं उसके लिए मान गई हूँ। ईशानी का इरादा के लिए 1 महीने तक उदयपुर में रहने का ही था। इसी 1 महीने को ईशानी रेयांश को आजमाने के लिए यूज करने वाली थी। ईशानी को लगा कि जब रेयांश ईशानी को अपने सबसे बुरे वक्त से गुजरते हुए देखेगा तो उसके सर से ईशानी से शादी करने का भूत अपने आप उतर जाएगा। धीरे धीरे ईशानी की तरफ रेयांश का प्यार खुद ही कम हो जाएगा और वह खुद ही बिना कुछ बोले ईशानी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और दोबारा कभी ईशानी को परेशान नहीं करेगा। ये सब कुछ सोचकर ईशानी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे खुद पर गर्व हो रहा था कि उसने इतना बढ़िया प्लान बनाया है जिससे उसका काम भी हो जाएगा और उसी रेयांश से छुटकारा भी मिल जाएगा। उसने सोचा कि वो जानबूझकर आने वाले दिनों में रेयांश के सामने बुरी तरीके से बिहेव करेगी, ताकि रेयांश उसका ये रूप देखकर डर जाए। एक परफेक्ट प्लान है जैसा कि ईशानी ने सोचा था। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जो कुछ भी ईशानी ने सोचा है वो वैसा ही होगा। ये किस्मत फिर एक बार ईशानी की जिंदगी में करवट बदलकर उसे बदल कर रख देगी। ईशानी ने जो सोचा था वो आगे उसी के हिसाब से चलने वाली थी। वो रेयांश को इतना तंग करने वाली थी कि रेयांश उसे खुद ब खुद छोड़कर चला जाए। 14 जुलाई दूसरा दिन ईशानी के सोने में और उसकी देख रेख करने में बिता दिया था। ईशानी के उस दिन होने वाली सारी मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी और उन्हें अगले दिन के लिए स्केड्यूल कर दिया गया था। क्या तुम ठीक से सोई? रेयांश ने ईशानी से पूछा। जैसे ही रेयांश ने ईशानी को बाथरूम से बाहर निकलते हुए देखा तो उसने ईशानी की तरफ अपनी फिक्र जताते हुए ऐसा पूछा। ईशानी अभी अभी शावर लेकर अपने बाथरूम के बाहर निकली थी तो उसने ईशानी की तरफ अपनी फिक्र जताते हुए ऐसा पूछा। ईशानी अभी अभी शावर लेकर अपने बाथरूम के बाहर निकली थी। इस समय रेयांश बड़े आराम से ईशानी के बेडरूम के काउच पर बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों पैर एक के ऊपर एक रखे हुए थे। रेयांश ने इस समय एक कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी जिसे उसने टाई अप किया था डार्क ब्लू ट्राउजर के साथ। रेयांश के सामने एक लैपटॉप रखा हुआ था और उसने अपने राइट हैंड में कॉफी का कप पकड़ा हुआ था। उस कप से वो धीरे धीरे छोटी छोटी चुस्की लेते हुए कॉफी पी रहा था और ईशानी की तैयार होने का इंतजार कर रहा था। तुम मेरे रूम में कैसे घुस आए? ईशानी ने हैरत से पूछा। ऐसा पूछते हुए ईशानी ने अपने बाथरोब को और कसकर अपनी बॉडी पर बांध दिया। ईशानी को अच्छी तरह याद था कि उसने नहाने जाने से पहले अपने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया था। फिर ये रेयांश आखिर अंदर कैसे घुसा होगा? रेयांश की टेढ़ी मुस्कुराहट देखकर जो रेयांश इस समय ईशानी को दे रहा था, ईशानी तुरंत समझ गई थी कि रेयांश जबरदस्ती ईशानी के रूम में घुसा है। ईशानी ने अपनी तसल्ली के लिए रेयांश से पूछा, क्या तुम मेरा दरवाजा तोड़कर अंदर आए हो? रेयांश ने हाँ में से हिलाया। इसके बाद ईशानी ने पूछा, तो क्या तुमने मेरे दरवाजे का ताला भी तोड़ दिया?
ऐसा कहते हुए ईशानी के चेहरे पर बेहद हैरानी के भाव थी और हैरान होकर वो अपना सिर हिला रही थी। कल जब ईशानी ने रेयांश को उसे अपना प्यार दिखाने का मौका दिया था तो रेयांश इतना खुश था कि उसने ईशानी के लिए फिर से एक बेहद टेस्टी डिनर बनाया था। डिनर करने के दौरान रेयांश बार बार ईशानी की प्लेट खाली होते ही खाने से भर रहा था। वो इस बात का ध्यान रख रहा था कि ईशानी ज्यादा से ज्यादा खाना खाए। इसके बाद रेयांश ने ध्यान दिया कि ईशानी अपनी दवाएं और विटामिन भी याद से ली। ये दवाएं और विटामिन ईशानी को डॉक्टर ने खास प्रिस्क्राइब किए हुए थे, इसीलिए सोने से पहले ईशानी को इन्हें देना बेहद जरूरी था। पता नहीं पेट भरा होने की वजह से, ये दवाइयों के नशीले कॉम्बिनेशन की वजह से या दोनों ही, मगर रात भर ईशानी को बहुत अच्छी नींद आई। इसीलिए सुबह वो एकदम फ्रेश फील करते हुए उठी। जब ईशानी उठी तो ईशानी चाहकर भी इस बात को झुठला नहीं पाई कि उसे अब पहले से काफी अच्छा लग रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रेयांश अपनी बातों से या अपनी जिद्दीपन से फिर से उसका मूड खराब कर दे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। और ये रेयांश ने अपनी बात कहते हुए एक बड़े से टेडी बेयर की तरफ इशारा किया जो कि ईशानी के बेडरूम के दरवाजे के पास ही रखा हुआ था। इसके बाद उसने ईशानी को समझाते हुए कहा, तुम्हें पता है ये टॉकिंग टेडी बियर है। इसमें मेरी आवाज है, मैंने इसमें अपनी आवाज फीड कर दी है। अब तुम मेरी आवाज जब तुम्हारा मन करे तब सुन सकती हो। जब भी तुम मुझे मिस करोगी तो इस टेडी बेयर के जरिए तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगी। ईशानी ने तुरंत रेयांश की बात का जवाब देते हुए कहा और इसके बाद उसने दरवाजे पर रखे हुए उस ब्राउन टेडी बेयर की तरफ देखा। वो टेडी बेयर कम से कम 6 फीट लंबा था। आखिर ये मिला कहाँ से? ईशानी ने रेयांश से पूछा। एक इतना बड़ा टेडी बेयर जिसमें रेयांश की आवाज भी थी, एक दिन में तो नहीं बना होगा। इसे काफी दिन लगे होंगे बनाने और मंगवाने के लिए। आखिर ये कस्टम में टेडी बेयर था जिसे ऑर्डर देने पर ही बनाया जाता है। ये मेरे बेडरूम में से आया है, रेयांश ने ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा। इसके बाद वो ईशानी की तरफ देखने लगा। ईशानी अपने गीले बाल एक टोल से सुखा रही थी। रेयांश ने ईशानी से कहा, ये कोई तरीका नहीं होता है गीले बालों को सुखाने का। तुम इनके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रही हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी बाल सुखाने में कुछ मदद कर सकता हूँ? ईशानी ने हाँ में सिर हिलाने से पहले रेयांश की तरफ शक भरी निगाहों से देखा। बाथरोब के नीचे ईशानी ने सारी जरूरी चीजें पहनी हुई थी। आखिर वो रेयांश को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और वह नहीं चाहती थी कि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ बाथरूम से बाहर निकली थी। ईशानी ने रेयांश से कहा, ठीक है। और ऐसा कहने के बाद ईशानी ने अपना टाल रेयांश के हाथों में दे दिया और खुद जाकर अपने किंग साइज बेड के किनारे पर बैठ गई। तुम शावर लेने के बाद अपने बालों को ब्लो ड्राई करके क्यों नहीं सुखा लेती हो? रेयांश ने ईशानी के बगल में बैठते हुए पूछा। इसके बाद वो बड़े प्यार और नरमी से ईशानी के बालों को टॉवल से सुखाने लगा। मुझे ब्लो ड्राइव की आवाज नहीं पसंद है, ईशानी ने रेयांश की बात का जवाब देते हुए कहा। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ईशानी ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई कंपनी नहीं है जिसे तुम्हें चलाना हो? अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम लगातार ये सब 30 दिनों के लिए हर रोज करने वाले हो। आखिर तुम मेरी इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? ईशानी ने पूछा। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, मेरे जैसे आदमी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, रेयांश ने ईशानी से कहा। जैसे ही ईशानी ने रेयांश की ये बात सुनी उसने अपनी आंखें घुमाकर रेयांश की तरह पैसे देखा कि आखिर कोई अपनी इतनी तारीफ खुद अपने मुंह से कैसे कर सकता है। इसीलिए बदले में ईशानी ने रेयांश से पूछा, आखिर इतना बड़ा टेडी बेयर तुम्हारी आवाज के साथ तुम्हारे कमरे में कर क्या रहा था? रेयांश की हेड 6 फीट 2 इंच थी और वो जो टेडी को लेकर आया था उसकी हाइट भी लगभग इतनी ही थी। तो ईशानी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस आदमी को अपने टेडी बेयर के बगैर नींद ही नहीं आती है। लेकिन ये क्या इस उम्र के आदमी के लिए ये थोड़ा बचकाना नहीं हो गया? ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए ही बनवाया है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तब मैं एक टॉय फैक्ट्री में गया था। वो टॉय फैक्ट्री अपने बेहतरीन खिलौने के लिए फेमस है और वो बहुत अच्छे टेडी बेयर बनाती है। मुझे याद था कि बचपन में तुम्हारे पास एक टेडी बेयर हुआ करता था जिसमें पीछे एक कीचेन लगी हुई थी। अब क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें टेडी बेयर बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे लिए कस्टम में टेडी बेयर बनवाया जाए और मैं तुमसे जब भी मिलूं मैं तुम्हें ये तोहफे के तौर पर दे दूं। रेयांश ने टेडी बेयर के पीछे की कहानी बताते हुए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, ईशानी ने रेयांश की बात को मानने से इनकार करते हुए कहा। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे, और तुम्हें पता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, रेयांश ने ईशानी के बात का जवाब देते हुए कहा।
इसके बाद वो टोल से ईशानी के बाल सुखाने लगा और उसने ईशानी से कहा, जब भी तुम टोल से अपने बाल सुखाती हो तो टोल को इतनी झटके से अपने बालों पर मत यूज किया करो और ना ही टोल में अपने बाल समेट कर इन्हें मोड़ा करो। बस टाल को लो और धीरे धीरे अपने बालों पर ब्लॉक करो। टॉल को हल्के से अपने बालों का सारा मॉइस्चर ऑब्जर्व करने दो। तुम तो बाल सुखाने में एक्सपर्ट लगते हो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे पता चले कि तुमने ये काम काफी औरतों के लिए पहले भी किया है। ईशानी ने रेयांश की बातों को ध्यान में रखते हुए कहा। बहुत लोगों के लिए किया है। रेयांश ने ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा। ऐसा सुनते ही ईशानी उसे शक भरी निगाह से देखने लगी और इसके बाद रेयांश ने ईशानी को अपनी बात समझाते हुए कहा, जब मैं पहले शिकागो पहुंचा था तो मैंने काफी ऐसी जॉब्स की थी जो कि एक आम इंसान नहीं करना चाहेगा। उनमें से हेयर सैलून में काम करना और बर्तन धोना भी था। इसके बाद रेयांश ने ईशानी से कहा, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसी औरत के बाल सुखाने में मदद कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। रेयांश ये बातें सुनने के बाद ईशानी से रहा नहीं गया और उसे लगातार खांसी आने लगी। इसके बाद ईशानी ने खांसते हुए रेयांश से पूछा, ठीक है, बहुत हो गया, अब तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। इसके बाद ईशानी उठी और अपनी अलमारी खुलकर खड़ी हो गई। उसने एक बार भी रेयांश की तरफ नहीं देखा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी उसकी जान में जान आई। टेडी बेयर इसलिए खरीदा क्योंकि उसे याद था कि ईशानी को टेडी बेयर कितने पसंद है। इस आदमी को तो बॉयफ्रेंड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। हालांकि ईशानी को कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा जिससे रेयांश उसके इतने पास न आ सके। एक येलो कलर की आरामदायक ड्रेस पहनने के बाद ईशानी अपने कमरे से निकली। ईशानी के हाथ में रेयांश का लाया हुआ ब्रेकफास्ट भी था जिसे वो ईशानी के रूम में लेकर गया था। लेकिन ईशानी को लगा डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करना बेहतर रहेगा। ईशानी ने रेयांश को वार्निंग के तौर पर कहा, अब दोबारा कभी मेरे कमरे में मत घुसता, कोई मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करे। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी, रेयांश ने ईशानी की तरफ ऐसे मुस्कुराते हुए कहा जैसे कोई चाहने वाला अपने प्यार की तरफ देखकर मुस्कुराता है। और इसके बाद उसने कहा, आज के बाद बल्कि अभी से मैं तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैंने अगले कुछ दिनों का तुम्हारा पर्सनल स्केड्यूल तुम्हारी सेक्रेटरी मिशा से पहले ही ले लिया है। वाह वाह, ईशानी ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहा, 1 मिनट, और तुमने ऐसा करने के लिए मुझसे मेरी परमिशन लेना भी जरूरी नहीं समझा। इसके बाद ईशानी रेयांश की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उसे रेयांश की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये मैं तुमसे अपना प्यार जता रहा हूँ और अगर तुम्हें याद हो तो मुझे ऐसा करने की परमिशन तुमसे कल ही मिली है, रेयांश ने जवाब देते हुए कहा। ऐसा कहते हुए रेयांश ने अपनी बड़ाई करते हुए अपना सिर ऊंचा किया और एक जीत की हंसी हंसने लगा। उसने पहले ही अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि जब तक ईशानी उसके प्रपोजल के लिए हाँ नहीं कह देती वो तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ेगा। आखिरकार जिद्दीपन और स्थिरता ही वो दो क्वालिटीज थी जिन पर रेयांश को बेहद गर्व था। रेयांश मन ही मन अपनी तारीफ करते नहीं थक रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।